हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 हिंदी के 2023 का मॉडल पेपर बताने वाला हूं। मतलब कि इस वीडियो में मैं 2023 के हिंदी का पीवाईक्यू पेपर बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेपर जो है 801 डीए कोड का है। मतलब ये यूपी बोर्ड का पेपर है, लेकिन इसके जो एमसीक्यू हैं वो हर बोर्ड के लिए सफिस्टिकेटेड है, मतलब हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको दिखाता हूँ 2023 के हिंदी का मॉडल पेपर मतलब पीवाईक्यू। देखिए यहाँ पे हम लोग को दिया गया है कि पेपर को आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे सॉल्व करने में, और 15 मिनट में आपको क्या करना है, पेपर सभी को पढ़ना है। और यहाँ पे दिया है कि सभी प्रश्न करना क्या है, अनिवार्य है। प्रश्न पत्र जो है वो और ब खंड 2 खंडों में विभाजित है। और यहाँ पे नेक्स्ट में दिया गया है कि खंड अ में जो है वो 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिससे हमको ओएमआर सीट पे भरना है। यूपी बोर्ड के लिए क्या एक ओएमआर सीट मिलेगा, जिस पे आपको जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे सभी को आपको वहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, तो ये सभी आप पढ़ लीजिएगा। मैं ऊपर कर देता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ और क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। देखिए यहाँ से शुरू हो गया आपका पेपर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न खंड अ में। और यहाँ पे फर्स्ट वाला प्रश्न हम लोग को दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक थे। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे वो किस युग के लेखक थे, आपको भी कमेंट करके बताना है कि 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है शुक्ल युग के या द्विवेदी युग के या शुक्लोत्तर युग के या भारतेंदु युग के। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे वो शुक्ल युग, मतलब कि इसे छायावादी युग भी बोलते हैं, इस युग के क्या थे, लेखक थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग को दिया गया है गबन किस विधा की रचना है। जो गबन है ये मुंशी प्रेमचंद की एक रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और दिया है किस विधा की रचना है, नाटक विधा की है, एकांकी की है, उपन्यास की है, कहानी की है। तो गबन जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करते रहिए अपने या आप नोट्स में अपने नोट्स करते रहिए, उसे एक बार दोहरा लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है कंकाल के लेखक कौन है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है कंकाल। और ये किसकी रचना है, तो मैं डायरेक्टली आपको इसके आंसर बता देता हूँ। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी के आंसर बताऊंगा, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा लास्ट में कि 20 में से कितने क्वेश्चन सही होंगे। दिया है कलम का सिपाही कृति है किसकी है, कलम का सिपाही इसके रचनाकार कौन है, मतलब किसने लिखा है कलम का सिपाही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया गया है अमृत राय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमृत राय कलम के सिपाही के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिया है शुक्ल युग की समय अवधि क्या है। शुक्ल युग की जो समय अवधि है वो क्या है, मतलब शुक्ल युग को कौन सा युग अभी मैंने ऊपर बताया क्या बोलते हैं, छायावादी युग भी बोलते हैं। इसकी समय अवधि क्या है, वर्ष 1919 से लेके वर्ष 1938 तक, यही क्या शुक्ल युग की समय अवधि है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया साकेत रचना किसकी है। जो साकेत एक महाकाव्य है, ये किसकी रचना है आपको बताना है। तो जो साकेत महाकाव्य रचना है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी, मैथिली शरण गुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि महादेवी वर्मा कवियत्री हैं। महादेवी वर्मा किस युग की कवियत्री हैं, आपको बताना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया प्रगतिवादी युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की या प्रयोगवादी युग के। तो जो महादेवी वर्मा है वो छायावादी युग, मतलब इसे शुक्ल युग भी बोलते हैं, इसी युग की क्या है, कवियत्री हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोगों से पूछा है आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। जो आधुनिक काल इस समय चल रहा है इसकी समय सीमा कब से निर्धारित की गई, तो वर्ष 1943 से लेकर अब तक जो है निर्धारित की गई है। मतलब जो चल रहा है ये क्या है, आधुनिक काल है। ठीक है, ये इसकी समय सीमा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को दिया गया है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इसमें से कौन सी महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, आपको बताना है। निर्जा ये निहार ये क्या है, महादेवी वर्मा की रचना है। और संध्या गीत ये भी महादेवी वर्मा की रचना है। दीपशिखा भी महादेवी वर्मा की रचना है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है युगांत, ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है हास्य रस का स्थायी भाव। यहाँ से जो ग्रामर का पोर्शन शुरू हो गया, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास्य रस का हास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग को दिया है पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा उपयुक्त में कौन सा अलंकार है। ये पंक्ति दी गई है, इसमें पूछा है कौन सा अलंकार है, तो पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है उपमा, मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है सोठा छंद में चरण होते हैं। जो सोठा छंद होता है इसमें कितने चरण होते हैं। देखिए सोठा जो होता है दोहा का उल्टा होता है, तो दोहे में कितने चरण होते हैं, 4 चरण। तो इसमें भी कितने चरण हो गए, 4 चरण। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को फर्स्ट में दिया गया है
4 चरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस मात्राओं की जो यति गति रहती है ये चेंज हो जाती है, ठीक है। मतलब कि चरण दोनों में सेम ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, उपदेश शब्द में उपसर्ग है। उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग का मतलब क्या होता है? जो किसी शब्द के कहाँ लगे? आगे लगे। कहाँ लगे? आगे। तो उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है? मतलब कि उपदेश में कौन सा उपसर्ग है? तो सबसे पहले क्या लगा है? उप लगा है, तो यहाँ पे उप जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपदेश में उप जो है उपसर्ग है और देश जो है वो प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब जो पीछे लगता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया प्रत्यय वाला। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग को दिया गया है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार का होता है, कृत प्रत्यय और ददित प्रत्यय। मतलब कि एक कृत प्रत्यय होता है, एक ददित प्रत्यय होता है, ठीक है। तो इसके 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया कि हानि, और यहाँ पे जो बीच में योजक चिन्ह लगा है, जो किसी दो शब्दों के बीच में ऐसा चिन्ह लगता है जिसे हम लोग बोलते हैं योजक चिन्ह, ठीक है। तो हानि और लाभ में कौन सा समास है आपको बताना है। तो हानि लाभ में द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग को 17 में दिया गया कि मछली का पर्यायवाची क्या होता है? मछली का पर्यायवाची जो होता है वो मीन होता है। मीन मतलब मछली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ गया 18, यद्यपि में कौन सी संधि है? जो यद्यपि है इसमें कौन सी संधि है? तो यद्यपि में यड़ संधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। तो मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन जो हो जाएगा मधुनी हो जाएगा। क्या? मधुनी। ऊपर भी तो मधुनी दिया, लेकिन नहीं, ऊपर क्या है? बड़ी की मात्रा दी है, नीचे छोटी की, तो ये छोटी वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग को दिया गया है, ये बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें हम लोगों से पूछा है कि पठ्यताम धातु का वचन और पुरुष लिखिए। तो पठ्यताम धातु का वचन और पुरुष क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष द्विवचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पुरुष द्विवचन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे वो सब खत्म हो गए। अब यहाँ से आपके शुरू हो गए वर्णात्मक प्रश्न। तो आप इसको देख के और ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपके पेपर में किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग को दिया गया पहला गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें हम लोग को रेखांकित अंश देगा। आपको केवल जितने पर रेखा किया गया है इसी का हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे नीचे जो 3 प्रश्न दिए गए 2-2 नंबर के, इसी को पढ़ के आपको उत्तर देना है। जैसे दिया गया फर्स्ट वाला प्रश्न कि उपयुक्त गद्यांशों का संदर्भ लिखिए। तो ये जिस भी चैप्टर से लिया गया होगा आप उसका संदर्भ लिख दीजिए। मैंने संदर्भ लिखने का तरीका वीडियो में बताया है, आप वीडियो देख लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी सभी वीडियो अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे दिए गए गद्यांश पर रेखांकित अंशों का भाव स्पष्ट कीजिए। मैंने बोला ना कि जो रेखांकित होता है केवल उसी का भाव स्पष्ट करना, ऐसा नहीं कि पूरे का लिख दो, नहीं। अब यहाँ पे दिया गया लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किसके कारण आज भी कायम है। आपको इसी में से पढ़ के इसका आंसर देना है, ठीक है। ये गद्यांश पे आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको जो पहला आ रहा है तो पहला कर दीजिए, वरना सेकंड वाला भी ऑप्शन रहता है, आप ये भी कर सकते हैं। तो आपको ये वाला आ रहा है तो ये कर दीजिए, वरना ये कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये पद्यांश पे हो गया। पद्यांश भी आपका 6 नंबर में पूछा जाता है। इसमें भी सेम गद्यांश के जैसा होता है, इसमें भी रेखांकित अंश हम लोग को दिया जाएगा। आपको रेखांकित अंशों का ही व्याख्या करना है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन देगा, आप उन्हीं का क्या कर दीजिएगा, उत्तर दे दीजिएगा। जैसे दिया गया कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, मधुकर शब्द का अर्थ लिखिए। आपको उसी को पढ़ के अच्छे से और अच्छे से लिख देना है, ठीक है। अब मैं केवल आपको पेपर दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, और मैंने बहुविकल्पी का सलूशन बता ही दिया। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अथवा करके इसमें भी देता है। अब यहाँ पे से शुरू हो गया आपका संस्कृत का पोर्शन। संस्कृत में भी सेम वैसे देगा जैसे उसमें गद्य दिया था, पद्य दिया था, इसमें भी गद्यांश और पद्यांश देगा, लेकिन ये 5-5 नंबर का रहेगा। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, लेकिन इसमें क्या हो, रेखांकित अंश नहीं देता है, ठीक है। तो अच्छे से संदर्भ लिखना है, और जितना भी इसमें दे सभी का आपको व्याख्या करना है। जैसे यहाँ पे नीचे दिया गया होगा क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नहीं दिया गया, आपको क्या करना है, इसी का ऊपर जो दिया गया कि निम्नलिखित दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। आपको केवल संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है, ठीक है। तो आपका काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का दिया गया है पद्यांश। मैंने बोला जिस तरह गद्यांश होता है उसी तरह पद्यांश भी होता है संस्कृत में। अब पद्यांश ये भी 5 नंबर का है, सेम उसी तरह इसको भी करना है। इसका भी आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना है, व्याख्या नहीं। व्याख्या जो हिंदी का गद्य और पद्य होता है उसमें किया जाता है, लेकिन अनुवाद संस्कृत में किया जाता है, ठीक है। तो ये गद्यांश और पद्यांश का खेल खत्म। और नेक्स्ट आ गया आपका यहाँ पे दिया गया है पठित
खंडकाव्य, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी खंडकाव्य पढ़ाए जाते हैं, जैसे किसी के में मुक्ति दूत पढ़ाया जाता है, किसी के में ज्योति जवाहर पढ़ाई जाती है, किसी का मेवाड़ कुटुम्ब होता है, ये तो किसी का अग्र पूजा होता है। मतलब कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होंगे आपको जो भी चीज़ पढ़ाया जाता होगा आप लिख सकते हैं वही वाला। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए, जय सुभाष दिया गया है, मातृभूमि के लिए दिया गया है, फिर कर्ण दिया गया है। मतलब आपको डिस्ट्रिक्ट में या मंडल में जो भी चीज़ चलता है आप उसी का क्या कर सकते हैं, अच्छे से क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। कर्मभूमि है, फिर तुमुल है, और जितने भी यहाँ पे हैं सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए अब आपका शुरू हो गया जीवन परिचय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीवन परिचय, और मैंने सभी का जीवन परिचय बता दिया है कि किसका जीवन परिचय याद करना है, किसका नहीं याद करना है। वीडियो देख लीजिए, मैंने जस्ट ही अभी 2-3 दिन हुए अपलोड किया है। मैंने यहाँ पे जितने भी लेखक दिए गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी का अपलोड कर दिया है। आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। यहाँ पे सभी का क्या करना है, जीवन परिचय किसी एक का लिखना है, सभी में से किसी एक का ही जीवन परिचय लिखना है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आ रहा है, केवल इन्हीं का लिख दीजिए। उसके साथ इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं आपको इनको लिखना है। और जीवन परिचय लिखने के जो पैटर्न होता है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो ये जो है ये लेखक हैं। अब यहाँ पे आ गया कवि। कवि का भी आपको जीवन परिचय लिखना है। कवि और लेखक अलग अलग होते हैं, जो गद्यांश और पद्यांश लिखते हैं। तो लेखक का भी जीवन परिचय लिखना है आपको, कवि का भी लिखना है। मतलब दो लोग का जीवन परिचय लिखना है, 10 नंबर का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ गया कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। कोई कोई क्या करता है, जो संस्कृत अभी उधर पढ़े हैं उसी में से कोई उठा के लिख देता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जो आपको याद हो, जो इस पेपर में न आया हो, आपको केवल उसी को लिखना है। ठीक है, तब आपका ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए संस्कृत के कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न का संस्कृत में उत्तर दिए। आपको 4 दिया जाएगा, केवल आपको 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इतने साल तक इतने दिनों तक आपने तैयारी की, 2 प्रश्न का उत्तर देने में क्या जाता है, आराम से दे देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कितने नंबर का है, 9 नंबर का, और ये क्या चीज़ है, निबंध है। तो निबंध लिखने का भी मैंने तरीका बताया है, वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी होगी, शायद प्लेलिस्ट नहीं है लेकिन वीडियो देख लीजिएगा। एक बार दिया गया है आतंकवाद, आतंकवाद कारण और निवारण पे लिखना है। लेकिन इस बार जो है 2025 में जो भी एग्जाम देंगे उसमें जो निबंध हो जाएगा क्लास 10th में 7 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि निबंध हटा के निबंध को कम नंबर में करके आपको एक चीज़ और ऐड कर दिया गया है, पत्र लेखन। और पत्र लेखन भी जल्दी से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कुछ दिन बाद। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इसका सेकेंड ऑप्शन दिया है वृक्षारोपण पे, या मेरे प्रिय कवि पे, या नारी सशक्तिकरण पे। आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। निबंध लिखने का भी तरीका मैं शॉर्ट वीडियो में या फुल वीडियो में अपलोड कर दूंगा, अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो, कोई भी टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये पूरा पेपर पैटर्न आप लोगों ने समझ लिया कि 2023 का पेपर किस प्रकार से था, किस लेवल का था। जिन लोगों ने भी इस 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से 15 या उससे ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर दिया है उनको वेल डन, और जिन लोगों ने नहीं दिया है वो थोड़ा और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट PDF और उसके साथ साथ आपके पेपर के जो भी नोट्स थे वो सभी अपलोड किए जाते हैं। तो मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।